गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो 11वीं क्लास सोशलॉजी, ठीक है, 11वीं क्लास की सोशलॉजी में मैंने आपको ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। यानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो आज हमारा जो लेसन चलेगा वो चैप्टर 3 चलेगा। क्या है हमारा लेसन 3? सामाजिक संस्थाओं को समझना। जो हमारे समाज में जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आज हम आपको आज हम उनके बारे में बातें करेंगे। जो हमारी संस्थाएं हैं अलग अलग होती है, स्कूल हुआ या विद्यालय, स्कूल या जो भी हमारा है, ये क्या सारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी हुई या ये भी क्या एक संस्थाएं तो है। तो आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। तो इसमें पहले हमारी अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं, जो हमारा टॉपिक है इसमें अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं दो हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं, इसमें क्या हुआ, आप क्या क्या आता है आपका? परिवार, इसमें क्या हमारा परिवार के बारे में बातें करेंगे और इनके परिवार और प्रकार, कारण, विशेषताएं, ठीक है। परिवार है आएगा इसमें, और परिवार के प्रकार, कारण आएंगे, कार्य, महत्व, ठीक है। इसमें हमारे जो परिवार के वो क्या कार्य भी आ गए, इसमें महत्व भी आ गए, और अंतर, परिवर्तन। ये हमारी सारी चीजें क्या अनौपचारिकता में आ गई। और जो औपचारिकता है उसमें हमारा कानून, शिक्षा, ठीक है, कानून, शिक्षा, संस्थाओं की समझ, संस्थाओं की समझ या संस्थाओं को समझना, राजनीतिक, राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर, ठीक है। और इसमें हमारा आ जाएगा ना नागरिकता अधिकार, ठीक है, नागरिकता का अधिकार। तो ये सारे क्या हमारे औपचारिक सामाजिक संस्थाएं के अंदर आएगा। जो अनौपचारिक संस्थाएं उनमें क्या परिवार की बारे में बात होती है, परिवार या परिवार के प्रकार, कारण, विशेषताएं, ठीक है। और जो अनौपचारिक संस्थाएं उनमें हमारे कानून, जो संस्थाओं की समझ होती है, या कानून या शिक्षा या राजनीतिक या राज्य के अंतर राज्य सरकार के अंतर, ठीक है, या नागरिकता का अधिकार। तो ये सारे क्या हमारे अनौपचारिक और औपचारिक दोनों संस्थाएं होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या जो फिर इसमें हमारा जो औपचारिक है, इसमें विवाह,
विवाह भी इसके अंतर्गत आता है, या विवाह के विभिन्न स्वरूप आ जाएंगे। विवाह के स्वरूप, ठीक है। इसमें हमारे विवाह की भी बात हुई है, क्योंकि अनौपचारिक संस्थाएं हैं, और इसमें विवाह, विवाह के प्रकार, मुख्य विशेषता, ये सारी बातें इसमें ही आएगी। इसमें विवाह के प्रकार, विशेषताएं, थर्ड है हमारा इसमें नातेदारी। नातेदारी मतलब रिश्तेदारी, ठीक है। और इसमें हमारे कानून शिक्षा, ये जो हमारी कानूनी जो भी बातें होती है, राज्य के बारे में जो भी बातें हो रही है, वो क्या औपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। और अनौपचारिक संस्थाओं के अंदर जो हमारे परिवार, जो हमारे समाज में जो परिवार है या विवाह है या जो भी नातेदारी होती है, वो हमारे इसके अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें इंट्रोडक्शन है, मतलब परिचय, वो हम आपको इसके बारे में सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनका जो इंट्रोडक्शन है या परिभाषाएं हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें पहले हम परिचय बताते हैं आपको। ठीक है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें क्या, समाज में प्रचलित संस्थाएं, इसमें क्या आएगा, जैसे जो हमारे समाज में जो संस्थाएं बनाई गई है, जो चल रही है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रचलित संस्थाएं। जैसे विवाह की उपस्थिति, इसमें विवाह की तो ये भी क्या, जैसे समाज में प्रचलित संस्थाएं है, इसमें क्या है, विवाह की उपस्थिति, किस प्रकार से विवाह किए जाते हैं, जो हमारे समाज में क्या क्या विवाह की उपस्थिति है, ठीक है। या आर्थिक संस्थाएं, कौन कौन सी आर्थिक संस्थाएं हैं हमारी, ठीक है। फिर है हमारी इसमें धर्म के बारे में अध्ययन करना, सामाजिक संस्थाओं के बारे में के अंतर्गत क्या आता है, धर्म के बारे में, जो हमारे धर्म है, ठीक है, जो हमारे 4 वर्ण हैं उनके क्या अलग अलग धर्म है, तो उनके बारे में बातें की गई है, ठीक है। फिर है शिक्षा का महत्व, ऐसी इसमें शिक्षा के महत्व को भी दर्शाया गया है। फिर है नागरिकता का अधिकार, तो ये सारे हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं। इनके बारे में क्या सामाजिक संस्थाएं जो है उनके बारे में बातें की जाएगी, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जैसे समाज में प्रचलित संस्थाएं क्या थी, जो हमारा परिवार है उसकी क्या एक मौलिक संस्था है, उसे एक मौलिक संस्था के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा परिवार है वो क्या मौलिक संस्था, एक संस्था ही तो है, जैसे विद्यालय हुआ हमारा या चिकित्सालय हुआ, ठीक है, ये सारे क्या एक संस्थाएं होती है। यूनिवर्सिटी है वो भी क्या एक संस्था है, ठीक है। या कार्यालय किसी भी चीज का दफ्तर है उसे भी क्या संस्थाएं कहा गया है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट बात की गई है हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें फिर इसमें संस्था का परिवार का अर्थ, परिवार के बारे में बात की गई है ना। परिवार का अर्थ, तो परिवार जो है, परिवार उस समूह को कहते हैं
जो यौन संबंधों पर आधारित होता है और इतना छोटा व स्थायी होता है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति यौन संबंधों द्वारा या उनका पालन पोषण किया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया? परिवार का अर्थ। परिवार का अर्थ किसे कहा गया है? जो यौन संबंधों पे स्थापित होता है वह क्या इतना छोटा और स्थायी होता है कि उसमें क्या जो मतलब माता पिता होते हैं वो उनकी बच्चों की क्या केयर करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसका क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ठीक है। अगर हमारा परिवार का अर्थ क्या कहा गया आगे? अगर हमारे परिवार में यौन संबंधों द्वारा बच्चे हैं और बच्चों का क्या उसमें उनके शिक्षा, उनके कपड़े मतलब उनको पहनाना, अच्छे उनकी डिमांडें पूरी करना, ठीक है, या उनका जो भी खाने पीने का जो भी व्यवस्था करते हैं वो क्या कौन करते हैं? उनके माता पिता करते हैं। तो इसे क्या परिवार का जो अर्थ होता है, परिवार में क्या माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, ठीक है, पुत्र पुत्री, ये सब क्या परिवार के सदस्य होते हैं। तो ये क्या परिवार का अर्थ हो गया। ऐसे परिवार की परिभाषा। तो हमारे जो ऑर्गन राइटर थे हमारे कौन से? आर्गबन, निम्कोफ, निम्कोफ के अनुसार, ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे सहित परिवार किसके द्वारा होता है? परिवार बच्चों बच्चों के बिना या पति पत्नी अथवा पुरुष स्त्री पुरुष व बच्चों की लगभग एक स्थायी सभा है। ये किसने? आर्गमन एवं निम्कोफ ने कहा था। किसने कहा था? ये आर्गम एवं निम्कोफ ने कहा कि परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों के बिना या पति पत्नी अथवा स्त्री पुरुष व बच्चों की लगभग क्या अस्थायी सभा है। ये क्या? ये बच्चों के बिना या बच्चों, इसमें क्या परिवार में क्या कहा गया है कि बच्चों रहित है ये बेटा। बच्चों रहित या पति पत्नी अथवा पुरुष के बिना, ठीक है, पुरुष को अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम स्थायी सभा, एक कम से कम, मतलब इसमें कहा गया है कि एक स्थायी मतलब इसके बिना परिवार संपन्न नहीं होता। ठीक है। तो ये किसने कहा था? आर्गम निम्कोफ ने कहा था कि जो परिवार बनता है वो किससे बनता है? बच्चों से, पति पत्नी या स्त्री पुरुष से परिवार बनता है। ठीक है। परिवार का अर्थ हो गया, परिभाषा होगी। फिर उसके बाद है परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, परिवार के जो प्रकार है वो किस किस पर, स्थान के आधार पर पहला है हमारा
विवाह के आधार पर सदस्यों के आधार पर फोर्थ हमारा नातेदारी नातेदारी के आधार पर। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वंश के आधार पर। तो ये हमारे सारे क्या है, परिवार के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा वंश के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या परिवार के प्रकार हो गए, जो स्थान के आधार पर जहाँ हम रहते हैं। फिर विवाह, भाई हमारा समाज है, समाज में स्त्री पुरुष है, उनका क्या विवाह भी होता है। ठीक है, सदस्य हमारे परिवार में क्या सदस्य होते हैं, सबका अपना अलग अलग स्थान होता है। ठीक है, नातेदारी रिश्तेदारी नातेदारी हमारे समाज में सब क्या ये एक तरह से कड़ी जुड़ी हुई होती है। फिर वंश के आधार पर, मतलब जो हमारे समाज में वंश कि उस वंश का है या जिसने जिस वंश में जन्म ले लिया तो उस वंश का कहलाया। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या प्रकार हो गए परिवार के। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा परिवार की विशेषताएं। तो ये आपको समझ में आया इतना। फिर है हमारी परिवार की विशेषताएं। परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला हमारा पॉइंट है इसमें पति पत्नी का संबंध। सेकंड है हमारा इसमें प्रचलित सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, पति पत्नी का संबंध, जो हमारा परिवार है उसमें क्या परिवार का जो विकास होता है वो पति पत्नी के संबंध से होता है। ठीक है, बिना पति पत्नी के संबंधों के परिवार की कल्पना करना संभव नहीं है। हमें ज्ञात होता है कि आदिकाल इसे में पता है कि यह संबंध अनेक रूपों में हो सकता है। जो संबंध होता है वो क्या अनेक रूपों में हो सकता है। कुछ स्थानों पर यह संबंध एक विवाह प्रथा के रूप में, मतलब कुछ स्थानों पर क्या यह जो संबंध बनाया जाता है पति पत्नी का वो क्या विवाह के रूप में बनाया जा सकता है, परंतु यह सभी समाजों में आज भी पाया जाता है। और ये क्या जो हमारा पति पत्नी का संबंध है वो आज भी हमारा क्या विवाह के रूप में पाया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि परिवार विश्व में पाए जाने वाली सार्वभौमिक इकाई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कुछ स्थानों पर यह एक विवाह के प्रथा के रूप में पाया जाता है, तो कुछ में बहुविवाह के रूप में हो सकता है। मतलब बहुविवाह का रूप मतलब एक से अधिक शादियां करना। ठीक है, स्त्री पुरुष के संबंधों को नियमित करने वाली संस्था को विवाह कहा जाता है। और जो स्त्री पुरुष के जो जोड़ती है वो क्या एक संस्था है, उसे क्या विवाह कहा जाता है। और विवाह जो होता है उसे भी क्या कहा गया है एक संस्था के रूप में जाना जाता है। फिर हमारी प्रचलित सामाजिक संस्थाएं। परिवार मानव समाज की प्राचीन सामाजिक संस्था है। जो हमारा परिवार है वो क्या प्राचीन सामाजिक संस्था है, मतलब पुरानों से चला आ रहा है, प्राचीनता से चलता आ रहा है। ये नहीं है कि समाज में जो हमारा परिवार है वो अभी बना है, ये सदियों से या प्राचीनता से
चला रहा है, ये एक प्राचीनता संस्था है। अन्य विभिन्न सामाजिक संस्थाएं मानव सभ्यता के विकास में के फलस्वरूप अस्तित्व में पाई जाती है। जो हमारा ये परिवार है वो सामाजिक संस्थाओं के अस्तित्व में पाई जाती है, परंतु परिवार की संस्था आदिकाल से ही विद्वान है। जो हमारा समाज है वो क्या जो आदिकाल से ही चलता आ रहा है, जो ये हमारी संस्था है वो आदिकाल से ही इसमें विद्यमान है। परिवार की संस्था विवाह संस्था से भी इनसे जो हमारे परिवार की जो संस्था है वो विवाह प्राचीन संस्था से चला आ रहा है। प्राचीनों से मतलब प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया था ना। फिर हमारा रक्त संबंध, रक्त संबंध, ठीक है, भावात्मक, रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या है? परिवार की एक अन्य विशेषता क्या है? रक्त संबंध भी है। इसमें विभिन्न सदस्य का एक दूसरे से परस्पर रक्त संबंध होता है। जो हमारे परिवार में सदस्य होते हैं एक दूसरे से क्या होता है? रक्त संबंध होता है। मतलब इसमें परस्पर जो संबंध होता है वो रक्त संबंध से जुड़ा हुआ होता है। माता पिता द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसमें भी क्या रक्त संबंध होते हैं। एक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न समस्त संतानों में रक्त संबंध होता है, और एक स्त्री से उत्पन्न जो संतान होती है उनके अंदर भी क्या होता है? रक्त संबंध होता है। इस रक्त संबंध से ही परिवार का जन्म होता है, और इस रक्त संबंध से क्या होता है? परिवार का जन्म होता है। वास्तव में रक्त संबंध बाबा, चाचा, चाची और उनकी संतान में भी अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। जो रक्त संबंध किसे कहा गया है? जो हमारे बाबा हुए या चाचा हुए तो उनमें भी क्या रक्त संबंध है, और उनके जो पुत्र होते हैं उनके अंदर भी क्या रक्त संबंध है। ठीक है, तो यह हमारा रक्त संबंध हो गया। फिर हमारे भावात्मक संबंध। परिवार की अन्य विशेषताएं यह भी है कि भावात्मक, यह मनुष्य की अनेक स्वाभाविक प्रवृत्तियां और भावनाओं को पर आधारित होती है। ये जो हमारी प्रवृत्ति होती है ये किस पर होती है? व्यक्तियों के भावात्मक संबंध पर स्थापित होती है ये प्रवृत्ति। इसमें वात्सल्य, प्रेम, यौन संबंध, दया या ममता आदि होती है। जो हमारे भावात्मक होते हैं उसमें क्या प्रेम, वात्सल्य और हमारा इसमें यौन संबंध, दया तथा ममता। माँ के अंदर क्या होती है? ममता होती है, और ये भी क्या हमारे इससे भावात्मक संबंध से जुड़ी होती है। एक माँ की अपने पुत्र या पुत्री के या बेटा या बेटी के या संतान के प्रति जो ममता होती है वो भी क्या भावात्मक होती है। फिर है हमारा सामाजिक सुरक्षा और निवास। ठीक है, निवास स्थान। ठीक है, जो परिवार की विशेषताएं हैं हमारी संस्था है उसमें निवास स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार में समस्त सदस्य अपने शारीरिक और मानसिक सुरक्षा तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए एक ही घर या निवास स्थान में रहते हैं। ठीक है, उनको अपने शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए, अपने बचाव के लिए क्या, या अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए, या उनको तो उसमें क्या निवास स्थान का होना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आवश्यकता पड़ने पर या नौकरी के लिए परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य स्थान पर चला जाए तो परिवार की समाप्ति नहीं होती। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए क्या वो बाहर चला जाए
तो उससे क्या होता है, परिवार के जो परिवार होता है उसके सदस्यों की कमी नहीं होती और ना उनको परेशानी का सामना करना पड़ता कि हमारे पास घर नहीं है, हम भी इधर उधर भटकेंगे। लेकिन उसके पर क्या रहता है, उसको ये चिंता से वो मुक्त हो जाता है कि नहीं मेरे पास घर है या निवास है, तो वो अपने बच्चों को या अपने परिवार को छोड़कर वो दूसरी जगह अपना मतलब नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए जा सकता है। तो इससे क्या होता है, उसके परिवार की समाप्ति नहीं होती। इस प्रकार का जाना अस्थायी होता है। खानाबदोश परिवार भी एक समय एक साथ किसी स्थान पर रहते हैं। मतलब जो खानाबदोश होते हैं वो भी कभी ना कभी एक स्थान पर अपना घर बना लेते हैं। खानाबदोश माने कि आज हम यहाँ तो 4 दिन बाद कहीं और अपना डेरा डाल लिया, 15 दिन बाद कहीं और डाल लिया, तो उसको कहते हैं खानाबदोश। ठीक है, तो खानाबदोश जो लोग होते हैं वो भी कभी ना कभी अपना एक स्थायी निवास बना ही लेते हैं। फिर है हमारी सामाजिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक सुरक्षा, तो इसमें क्या कहा गया, सामाजिक सुरक्षा परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार में विशेष स्थान या पद होता है। ठीक है, जो हमारा परिवार हो, समाज में जो परिवार होता है उसका प्रत्येक सदस्य का कोई ना कोई स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं हम, सामाजिक सुरक्षा। जैसे चाचा चाची, ठीक है, भाई बहन इत्यादि, वो क्या परिवार सदस्य अपने ही नहीं अपूर्ति परिवार की सामाजिक सुरक्षा की भी के लिए भी जागरूक होते हैं। और ये सब लोग क्या होते हैं, अपने परिवार के जो हमारे समाज में परिवार है या समाज में जो लोग रहते हैं, चाहे वो चाचा चाची भाई बहन हो, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की सामाजिक सुरक्षा करते हैं, अपने समाज की सुरक्षा करते हैं, के लिए जागरूक होते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि सामाजिक अपनाव तथा दिवालियापन आदि की नौबत ना आ सके। वो ये कोशिश करते हैं जो हमारे समाज की सुरक्षा, कि हम किसी भी व्यक्तियों को मतलब उनकी सुरक्षा करें, उनमें अपनाताओं की भावना रखें और उन्हें अपमान, जो हमारा समाज में जो अपमान होता है उससे बचाए या उससे उसकी सुरक्षा रखे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर है हमारे परिवार के कार्य अथवा महत्व। परिवार के कार्य इसमें क्या हमारे परिवार के जो परिवार के कार्य महत्व है उसमें जैविक कार्य है। पहला हमारा जैविक कार्य, इसमें पॉइंट हमारा जैविक कार्य है। और जैविक कार्य के अंदर भी पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा संतान उत्पत्ति। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है संतान उत्पत्ति। संतान की कामना करना प्रत्येक स्त्री और पुरुष की इच्छा होती है। मतलब संतान उत्पत्ति की मतलब संतान पैदा करना प्रत्येक स्त्री और पुरुष की इच्छा होती है। तो वो क्या सोचते हैं कि हमारे परिवार मनुष्य की जन्मजात इच्छा को पूरी करता है। और परिवार क्या मनुष्य की जन्मजात इच्छा को पूरी करता है और वो पति पत्नी के यौन संबंधों की स्थापना के पश्चात संतान की उत्पत्ति होती है। मतलब पति और पत्नी के जो यौन संबंध होता है उनसे क्या संतान की उत्पत्ति होती है। और विवाह तथा परिवार की संस्थाओं के दायरे में उत्पन्न हुई संतान का वेद संतान मतलब संतान को वेद संतान माना जाता है। मतलब जो परिवार में जो विवाह हुआ मतलब सभी की इच्छाओं के द्वारा परिवार संस्था से जो विवाह होता है उसके बाद जो मतलब संतान उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा गया है कि उसे कहा गया है कि ये वेद संतान, उसे वेद संतान माना जाता है। उसे उसी सदस्य मतलब उसी पुरुष और स्त्री की संतान कहा जाता है या परिवार को से एक सदस्य माना जाता है। उसके बाद है हमारा संतान का लालन पालन।
जो संतान का लालन पालन होता है वो भी क्या होता है, जन्म के समय जो शिशु होते हैं पूर्णतः अबोध होते हैं, ठीक है। उसके लालन पालन और भरण पोषण का कार्य परिवार द्वारा ही होता है। जो परिवार में क्या सदस्य मतलब शिशु जन्म लेता है और उसकी सारी देखभाल, उसका लालन पालन या उसका जो भी उसकी मतलब आवश्यकताएं की ज़रूरतें होती हैं, मतलब आवश्यकताओं की चीज़ें होती है, वो भी क्या उसके परिवार के सदस्य ही उसे पूरी करते हैं। यदि परिवार द्वारा बालक की उपेक्षा की जाए तो उसकी मृत्यु तक हो जा सकती है। मतलब परिवार अगर उसकी केयर ना करे, या उसका लालन पालन या उसका पालन पोषण ना करे, या उसको टाइम पे दूध ना दे, या उसका तो उसकी क्या मृत्यु हो सकती है। विवाह तथा मतलब उसके बाद मृत्यु हो सकती है। परिवार का कार्य केवल प्रजनन अथवा संतान उत्पत्ति का नहीं है, पुत्र संतान का लालन पालन करना भी है। मतलब परिवार का जन्म सिर्फ उसे जन्म देना ही नहीं, बल्कि उसका क्या लालन पालन और पोषण करना भी उसका कर्तव्य बन जाता है। फिर है जीवन की सुरक्षा, ठीक है, भोजन की व्यवस्था करना, और जीवन की सुरक्षा, ये सारा क्या परिवार के सदस्यों के कार्य होते हैं। ये भी क्या होते हैं, परिवार के सदस्यों के कार्य होते हैं। भोजन की क्या परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भी क्या भोजन की व्यवस्था करते हैं। और इसमें कहा गया है कि परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, जो सभी की एक मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकताएं होती है। सदस्यों में पाए जाने वाला प्रारंभिक सहयोग और उनकी सहायता प्रदान करता है। और उनकी जो भी परिवार में जो सदस्य होते हैं उनकी जो जो आवश्यकताएं होती है उन्हें भी क्या करते हैं, वो मतलब वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर है जीवन की सुरक्षा। परिवार के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं वो परस्पर मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा या रोग निवारण का में योगदान करते हैं। मतलब वो अपने परिवार में क्या करते हैं, परिवार में रहकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर एक व्यक्ति को क्या हो गया रोग, मतलब कोई भी बीमारी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं उसकी निवारण की सुरक्षा करते हैं या निवारण करने की कोशिश करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार में अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित अनुभव करता है। और जो परिवार का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो अपने परिवार में क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित का अनुभव करता है, या उसे एक दूसरे की जो बीमारियां होती हैं या एक दूसरे को जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है उसकी सुरक्षा करता है। वस्त्रों की व्यवस्था, या निवास की व्यवस्था, जैसे कि इसमें बताया गया है कि बच्चों को क्या खाली जन्म देने से ही काम नहीं चलता, उन्हें क्या बच्चों के वस्त्रों की या अपने से बुजुर्ग जो व्यक्ति है, मतलब वो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको क्या वस्त्रों की नीड पड़ती है। मतलब उन्हें क्या वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और वो उनकी क्या आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ऐसे निवास की व्यवस्था, वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने बच्चे या अपनी पत्नी के लिए क्या करते हैं घर की भी व्यवस्था करते हैं। तो ये हमारे किस में आ गए, ये सारे क्या जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं वो भली प्रकार इसमें सुरक्षित रहते हैं। और ये एक मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता होती है। मतलब इसकी जो मतलब हमारी नीड एकदम आवश्यकता मतलब काफ़ी है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे कार्य। इसके ये परिवार के जो कार्य महत्व है उसके अंदर है जैविक कार्य, ठीक है। और जैविक कार्य के सारे ये पॉइंट थे हमारे, संतान उत्पत्ति। और संतान उत्पत्ति तो हमने कर दी मतलब पैदा करना उनको, तो ये हमारे क्या विवाह के संस्था के अंतर्गत आता है। और हमारा संतान का लालन पालन करना और भोजन की व्यवस्था करना, ऐसे जीवन की सुरक्षा करना, वस्त्रों की व्यवस्था और निवास की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद हमारा जैविक कार्य के बाद आता है सामाजिक कार्य। इसमें हमारा आ जाएगा सामाजिक कार्य। तो इसमें सामाजिक कार्य में हमारे इसमें भी काफ़ी सारे अंतर हैं, मतलब काफ़ी सारी बातें कही गई है सामाजिक कार्य में भी।
बालक का सामाजिकरण, पहले क्या है इसमें हमारा बालक का सामाजिकरण। परिवार का प्रमुख तथा महत्व जो सामाजिक कार्य होता है वो बालक का सामाजिकरण करना होता है। जन्म लेने के पश्चात बालक में अनेक पार्श्विक प्रवृत्तियां होती है। परिवार के वातावरण द्वारा ही इन प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गदर्शन होता है, जिसमें वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब इसमें कहा गया है जिस परिवार में बालक का क्या प्रवृत्तियां होती हैं उसमें मतलब उन्हें अच्छी बातें बुरी बातों का क्या ज्ञान कराया जाता है कि हमारे परिवार में किस तरह का वातावरण है, उस वातावरण द्वारा ही उस वातावरण द्वारा ही प्रवृत्ति का शोधन किया जाता है, जिसमें वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। और उससे क्या वो एक सामाजिक प्राणी बनता है और परिवार द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। मतलब परिवार के जो सदस्य होते हैं वही बालक को क्या उस वातावरण में डालते हैं उसके अच्छाई के लिए कि यह इसके लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है, अन्य लोगों से व्यवहार करना मतलब उस जो बच्चे का व्यवहार है वो अन्य लोगों के साथ कैसा है या उसके उठने बैठने तथा बात करने का शिष्टाचार आदि बालक परिवार से ही सीखता है। और बालक क्या है अपने परिवार से ही इन सारी बातों का ज्ञान लेता है, इन सारी बातों को सीखता है। बाल्यावस्था में नहीं बल्कि जीवन भर परिवार किसी न किसी के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान रहता है। बाल्यावस्था इसमें कहा गया है कि जो हमारा सामाजिकरण है वो बाल्यावस्था नहीं बल्कि जीवन भर कोई ना कोई उससे वो कार्य अपने परिवार से सीखता रहता है। सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसमें कहा गया है कि सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, जो हमारे सामाजिक ये परिवार के जो कार्य है परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको ही क्या इसमें सामाजिक सुरक्षा जो हर सदस्य होता है उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना उनका कार्य होता है। परिवार अपने सदस्यों के सामाजिक अपनापन, ठीक है, उसमें क्या उनका अपनापन होता है। वो ये नहीं चाहते कि हमारे जो परिवार के सदस्यों का कोई भी अपमान करे या उन्हें दिवालिया आदि घोषित कर दे। वो उनकी सुरक्षा करने का क्या प्रयास करते हैं। और परिवार एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति के सामाजिक सम्मान की सुरक्षा करता है। और जो हमारा परिवार एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संस्था है जो अपने परिवार के सभी सदस्यों की क्या सुरक्षा करता है, उनका मान सम्मान करने की सुरक्षा या उनको कहता है कि मैं तुम्हारा मान सम्मान नहीं कहीं पर भी नहीं गिरने दूंगा या तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। तो ये हमारे क्या सामाजिक सुरक्षा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे आर्थिक कार्य। थर्ड पॉइंट है हमारा आर्थिक कार्य। इसमें भी श्रम विभाजन है। ठीक है, इसमें क्या हमारा श्रम विभाजन, फिर है हमारा व्यवसाय परीक्षण, ये क्या हमारा व्यवसायिक प्रशिक्षण, फिर है उत्पादन की प्रेरणा, ठीक है। तो ये हमारे आर्थिक श्रम के कार्य होते हैं। मतलब सब अपना क्या श्रम विभाजन करते हैं, मतलब अपना कार्य क्या वो बांट लेते हैं और उस पर आधारित प्रत्येक सदस्य जो अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या कार्य करते हैं। ऐसे हमारा व्यवसायिक परीक्षण, परिवार में बालक व्यवसायिक परीक्षण प्राप्त करता है। मतलब जो परिवार का सदस्य होता है बालक होता है वो क्या व्यवसायिक परीक्षण प्राप्त करता है और
पिता आदि दुकान लुहार या पढ़ाई, तो बालक बचपन से ही उनके साथ रहकर उनके व्यवसाय में दक्षता मतलब उनके सहयोग करता है। ठीक है। फिर है उत्पादन की प्रेरणा। इसमें परिवार के अपने सदस्यों को आर्थिक उत्पादन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, प्रत्येक सदस्य परिवार की दशा को सुधारने हेतु कुछ ना कुछ आर्थिक उत्पादन करते हैं। अपने जो परिवार के सदस्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए वो कुछ ना कुछ कार्य या उत्पादन कार्य करते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या आर्थिक कार्य हो गया, सामाजिक कार्य और जैविक कार्य। ऐसे हमारा क्या सांस्कृतिक कार्य है। सांस्कृतिक कार्य से क्या है, इसमें बच्चा अपने संस्कार सीखता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने परिवार के संस्कार या हमारे जो भी रीति रिवाज होते हैं वो क्या करता है, या परंपराएं होती हैं उन सब का ज्ञान प्राप्त करता है, उन सब के क्या सीखता है। तो परिवार का सांस्कृतिक जो विकास है वो महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो परिवार का जो विकास होता है वो संस्कृति का क्या एक महत्वपूर्ण उसमें स्थान है। और बालक अपने परिवार में रहकर अपनी संस्कृति से परिचित होता है। बालक क्या जब अपने परिवार में रहता है वो अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से और अपने परंपराओं के रीति रिवाजों को वो क्या करता है, सीखता है, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। और परिवार की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाती है, हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है। तो ये हमारे सांस्कृतिक कार्य हो गए। ठीक है, सांस्कृतिक कार्य हो गए। ये आपको समझ में आ गया इतना। तो ये हमारे क्या कार्य महत्व थे। उससे पहले हमने विशेषताएं आपको बताई। तो ये आपको चैप्टर हमारा जो समझ में आना चाहिए जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है। ठीक है। तो कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट भाग 2 कराऊंगी। ठीक है। थैंक यू।